जी, कोई डेट की बातें हम कर रहे थे, डेट की नहीं सर, वैक की बातें कर रहे थे। वैक के 4 कंपोनेंट, अभी तक 4 कंपोनेंट, इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डेट, कॉस्ट ऑफ डेट। हमें ये चारों कंपोनेंट मार्केट वैल्यू पे चाहिए ताकि हम अप टू डेट लेटेस्ट अपना वैक निकाल सकें, अप टू डेट लेटेस्ट अपना रिक्वायर्ड रिटर्न देख सकें, ताकि उसके अकॉर्डिंग हमारी डिसीजन मेकिंग जो है वो भी क्या हो सके, अप टू डेट हो सके। क्योंकि अगर हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न ही हमारे पास अप टू डेट नहीं है तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हैं वो फिर अच्छे नहीं होंगे, अफेक्टिव नहीं होंगे। मीन उन डिसीजन से फिर हम शेयर होल्डर को खुश नहीं रख पाएंगे, डेट होल्डर को खुश नहीं रख पाएंगे। तो शेयर होल्डर, डेट होल्डर जो करंट हमारे हैं उनको खुश रखने के लिए हमारे डिसीजन मेकिंग जो है वो फाइनेंसिंग की क्या होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग तब होगी जब हमारा वैक मीन रिक्वायर्ड रिटर्न अप टू डेट है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इक्विटी भी मार्केट वैल्यू वाली लेनी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी, डेट भी और कॉस्ट ऑफ डेट भी। चारों कैसे मार्केट वैल्यू पे लेके आने हैं वो हमने देख लिया। इक्विटी बुक वैल्यू दी गई है तो वो मार्केट वैल्यू नहीं है, हमें मार्केट वैल्यू पे लाने के लिए क्या उसमें एडजस्टमेंट्स करनी है वो हमने देख ली। कॉस्ट ऑफ इक्विटी है तो वही मार्केट वैल्यू वाली, अगर नहीं है तो कैसे निकालनी है हमने सीख लिया। डेट मार्केट वैल्यू पे कैसे निकालना है वो हमने सीख लिया। कॉस्ट ऑफ डेट अगर है तो वो मार्केट वैल्यू वाला ही, अगर लेकिन अगर नहीं है तो कैसे निकालना है IRR के थ्रू हमने सीख लिया। ठीक हो गया। डेट वो कहते हैं जी 2 तरह के होते हैं, रिडीमेबल डेट और इररिडीमेबल डेट। रिडीमेबल डेट, रिडीमेबल डेट क्या है, ऐसा डेट जो आपने रिडीम करना है, मीन जिसकी रीपेमेंट करनी है कब, एक टाइम पीरियड के बाद, 3 साल बाद, 4 बाद, 10 हैं तो 10 साल बाद। क्या ख्याल है, रिडीमेबल डेट जो रिडीम होगा कहाँ पे, अपनी मैच्योरिटी पे। कुछ डेट ऐसे होते हैं जो होते हैं रिडीमेबल नहीं, इररिडीमेबल। मीन आपने डेट ले लिया है, आपने वापस नहीं करने पैसे, सारी ज़िंदगी क्या करना है, हराम खिलाना है, मीन इंटरेस्ट पे करते रहना है। कब तक, जब तक है जान। देखा है, तो रिडीमेबल डेट जिसमें आपने क्या करना है, रिडीम करना है, मीन इंटरेस्ट भी खिलाना है मैच्योरिटी डेट तक, और मैच्योरिटी क्या करना है, रिडीम मीन उसकी वापसी भी करनी है। रिडीमेबल डेट क्या आपने क्या करना है, इंटरेस्ट भी खिलाना है और सिर्फ इंटरेस्ट ही खिलाना है, पैसे वापस नहीं करने। ठीक हो गया। रिडीमेबल डेट की मार्केट वैल्यू कैसे निकालनी है वो हमने देख लिया कि हमने क्या करना है जी, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 पे क्या करना है, इंटरेस्ट लेना है। सपोज 10, 10, 10, 10 और अगर टैक्स है तो उसका हमने इफ़ेक्ट जो है वो माइनस करना है। और हमने क्या करना है, रिडम्पशन वैल्यू देखनी है कि आइदर पार पे है या प्रीमियम पे है, और डिस्काउंटिंग हमने कर देनी है जी, किस पे डिस्काउंटिंग करनी है, मार्केट रेट पे, तो मार्केट वैल्यू निकल आएगी। क्या ख्याल है, उसी मार्केट वैल्यू अगर है डेट की हमारे पास तो हम क्या करेंगे, उसको एज ए इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेते हुए कैश फ्लो की हम डिस्काउंटिंग करेंगे, 2 NPV निकालेंगे, IRR निकालेंगे, KD भी निकल आएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं इररिडीमेबल डेट। क्या, ऐसा डेट जिसकी वापसी नहीं करनी, सिर्फ क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। कब तक, ताहयात। तो डिस्काउंटिंग करनी है इसकी भी, लेकिन इसकी तो डिस्काउंटिंग होगी थी ना ओवर नंबर ऑफ ईयर्स पे। उसकी डिस्काउंटिंग के लिए फिर क्या होगा, परपेचुटी अप्लाई होगा। परपेचुटी से हमने फार्मूला निकाला था इक्विटी में रिटर्न ओवर रेट, तो यहाँ पे भी वही फार्मूला अप्लाई होगा, रिटर्न ओवर रेट। क्या कहला, इक्विटी में रिटर्न होता था डिविडेंड, तो डेट में रिटर्न क्या है, इंटरेस्ट जो इन्वेस्टर को मिलना है। क्या कहला, डिवाइड बाय रेट, वहाँ पे क्या था, KE, यहाँ पे रेट क्या होगा, KD। इररिडीमेबल डेट की मार्केट वैल्यू कैसे निकालनी है, इंटरेस्ट ओवर KD, R ओवर I। R में रिटर्न जो इन्वेस्टर को मिलना है, और I क्या है, रेट। रेट क्या था, वहाँ पे KE था, तो यहाँ पे क्या है, KD। हाँ, अगर बीच में कोई टैक्स की इम्प्लीकेशन आ गई तो फिर हम क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 - T कर देंगे, डिवाइडेड बाई KD। 1 - T में टैक्स का इफेक्ट 30% है, तो क्या करेंगे, इसमें से
30% माइनस कर देंगे, या 30% टैक्स है तो सिंपली इंटरेस्ट को इंटू 70% कर देंगे, टैक्स का इफेक्ट ख़त्म हो के क्या बचा। क्या ख्याल है, ये बात समझाती। मीन कूपन रेट 10 है, केडी हमारा सपोज 8% है, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई 8%, कितना आया, मार्केट वैल्यू कितनी आई, 80, 125। आप इधर देखिएगा कि कूपन रेट 10 है, सपोज 30% टैक्स भी है, डिवाइड बाई 8% केडी है, तो अब कितनी आई, 88। मीन टैक्स नहीं है तो यूँ निकल आएगी। इंटरेस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, कूपन रेट। इंटरेस्ट कौन सा, कूपन रेट, वही जो आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे। हाँ, अगर टैक्स का इफेक्ट है तो इंटरेस्ट कौन सा लेना है, पोस्ट टैक्स वाला। क्या ख्याल है, डिवाइड बाई केडी, तो क्या आ गया आपके पास, मार्केट वैल्यू। यहाँ तक बात समझाती है। रिडीमेबल डेट की मार्केट वैल्यू कैसे निकालनी है, ईयर 1 to ऑनवर्ड डिस्काउंटिंग करनी है कैश फ्लोज की, किस पे, मार्केट रेट पे। रिडीमेबल डेट में केडी कैसे निकालना है, थ्रू IRR। ईयर 0 में हमने मार्केट वैल्यू लेनी है डेट की, और आगे 1 to ऑनवर्ड उसके कैश फ्लोज लेने हैं। 2 NPVs निकालनी है, पहली ऑलवेज हम 10% पे निकाल लिया करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लेंगे, अगली हमें 5% निकालनी है, ये 15% पे। जो IRR निकलेगा वो क्या है, केडी किसका, रिडीमेबल डेट का। इरिडीमेबल डेट की भी डिस्काउंटिंग करनी है, लेकिन चूंकि ताहियात है कब तक करनी है, इन्फिनिटी तक, तो वहाँ पे फार्मूला क्या बन जाएगा, R/I। R क्या है, रिटर्न, रिटर्न बोले तो इंटरेस्ट, I क्या है, रेट, रेट क्या होगा, केडी। जैसे इक्विटी में था डिविडेंड ओवर KE, R क्या था, रिटर्न, शेयर होल्डर को जो मिलना है डिविडेंड, डिवाइड बाय रेट क्या था, KE। यहाँ पे क्या है, रिटर्न जो इन्वेस्टर को मिलना है, मीन इंटरेस्ट, कूपन रेट, डिवाइड बाय रेट क्या है, KD। क्या कहला। सो अगर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू इंटरेस्ट ओवर KD है, तो KD किसके इक्वल होगा, KD अगर हमने निकालना तो किसके इक्वल होगा, इंटरेस्ट ओवर मार्केट वैल्यू। किस में, इरिडीमेबल डेट में। रिडीमेबल में तो हम डिस्काउंटिंग करके NPV निकाल के IRR के थ्रू निकालेंगे, मीन इसमें KD किसके इक्वल होगा, IRR के। इरिडीमेबल डेट में KD किसके इक्वल होगा, इंटरेस्ट ओवर मार्केट वैल्यू। हाँ, अगर टैक्स का इफेक्ट है तो साथ टैक्स का इफेक्ट भी ले लो। क्या ख्याल है, ये बात समझाती। एक चीज़ और आपने माइंड में रखनी है कि KD जब भी आपने वैक में यूज़ करना है, KD जब भी वैक में यूज़ करना है तो आपने पोस्ट टैक्स KD लेना है। अगर प्री टैक्स क्वेश्चन में दिया गया है तो आपने क्या करना है, उसे पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट करना है। इसके थ्रू जो हम KD निकाल रहे हैं वो पोस्ट टैक्स ही निकल रहा है। कल वाले क्वेश्चन में भी हमने टैक्स का इफेक्ट लेते हुए KD निकाला था ना, IRR, तो क्या था, पोस्ट टैक्स ही था। अगर आपको KD दिया गया 10%, उसने कहा टैक्स 30% है, तो पोस्ट टैक्स KD कितना होगा फिर, 7%, 10% नहीं। मीन वैक में हमने जो यूज़ करना है, कौन सा यूज़ करना है, पोस्ट टैक्स KD यूज़ करना है। यहाँ तक बातें कुछ समझ आती। इक्विटी की मार्केट वैल्यू कैसे निकालनी है, 4 मेथड। KE कैसे निकालना है, फार्मूला वही इक्विटी मार्केट वैल्यू वाला। डेट की मार्केट वैल्यू कैसे निकालनी है, अगर रिडीमेबल डेट है तो ईयर 1 से ऑनवर्ड डिस्काउंटिंग करके, किसकी, कैश फ्लोज की, किस पे, मार्केट रेट पे। क्या ख्याल है, रिडीमेबल डेट का रेट कैसे निकालना है, KD कैसे निकालना है, IRR के थ्रू। और जब NPV निकालनी तो ईयर 0 यूज़ करना होता है, मार्केट वैल्यू निकालते वक्त डेट की ईयर 0 यूज़ नहीं करना। नहीं, डेट इरिडीमेबल है तो फिर मार्केट वैल्यू किसकी इक्वल है, R/I। R क्या है, इंटरेस्ट ओवर I मीन KD। टैक्स का इफेक्ट है तो इंटरेस्ट इंटू 1 - T ओवर KD। KD कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट ओवर मार्केट वैल्यू। एक एग्जांपल देखिएगा ज़रा।
एक कंपनी है जिसका 12% रिडीमेबल डेट है, इसकी वैल्यू है सपोज 1 लाख। 14% इरडीमेबल डेट है, जिसकी वैल्यू है सपोज 80,000। केडी जो है पोस्ट टैक्स केडी, फॉर रिडीमेबल डेट वो है सपोज 7%। पोस्ट टैक्स केडी फॉर इरडीमेबल डेट वो है सपोज 6%। टैक्स रेट है सपोज 30%। रिक्वायर्ड कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ बोथ डेट्स। दोनों डेट की हमें मार्केट वैल्यू निकालनी है। जब भी किसी डेट की मार्केट वैल्यू निकालनी है ना, तो हम एक डेट की फेस वैल्यू 100 एज्यूम करते हुए मार्केट वैल्यू निकाला करेंगे। जब भी किसी डेट की मार्केट वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, एक डेट की 100 फेस वैल्यू एज्यूम करते हुए मार्केट वैल्यू निकाला करेंगे। हमारे पास यहाँ पे दो डेट हैं, एक रिडीमेबल है और एक इरडीमेबल है। रिडीमेबल की मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, क्या ख्याल है, रिडीमेबल की मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? वही जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर टर्म्स दिया गया यहाँ पे, नहीं टर्म नहीं दिया गया, टर्म ले लो आप 4 ईयर्स। टर्म कितनी है, 4 ईयर्स। ठीक हो गया। किसकी, रिडीमेबल की टर्म होगी, इरडीमेबल की टर्म नहीं होगी। टर्म अप्लाई करनी है तो किस पे अप्लाई करनी है, रिडीमेबल पे, इरडीमेबल पे नहीं। सो 4 साल है हमारे पास, ईयर 1 2 3 4। क्या कहला है, कंपाउंड रेट कितना है रिडीमेबल का, 12%। हम क्या ज्यूम कर रहे हैं कि इस एक डेट की जो मार्केट फेस वैल्यू है वो कितनी है, 100। मीन 100 फेस वैल्यू वाले का इंटरेस्ट जो है वो कितना होगा, 12। क्या कहला है, 12 12 12 12। टैक्स दिया गया 30%, टैक्स सेविंग लेंगे कितना, 3.6 3.6 3.6 3.6। रिडम्पशन दी गई हमें क्वेश्चन में, नहीं दी गई सर, तो कितनी लेंगे, फेस वैल्यू ही रिडम्पशन है। सर उधर तो 1 लाख लिखा हुआ है, अभी वेट करो, उधर 1 लाख लिखा है, उसको भी छोड़ के हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि एक डेट की फेस वैल्यू कितनी है, 100। हम एक 100 फेस वैल्यू वाले डेट की मार्केट वैल्यू पहले निकालने जा रहे हैं, फिर 1 लाख की देखेंगे मार्केट वैल्यू क्या आया यहाँ पे, 9.8.4 8.4 8.4 108.4। सर पीवी निकालनी है एट द रेट ऑफ व्हाट, क्यों IRR निकाल रहे हो, नहीं मार्केट रेट पे आप क्या करोगे, पीवी निकालोगे। मार्केट रेट इसका कितना है, रिडीमेबल डेट का 7% केडी। क्या कह रहा, कल एक एग्जांपल के थ्रू मैंने वो IRR को कहा था, ये मार्केट रेट है। क्या कह रहा, तो क्या करेंगे, केडी पे मीन मार्केट रेट पे इसकी क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग करेंगे, एट 7% डिस्काउंटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 8.4 इंटू 1 माइनस 1.07 रेज टू पावर -4 डिवाइड बाई 0.07 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 1.07 रेज टू पावर 4। बताइएगा मुझे ज़रा क्या मार्केट वैल्यू, 104.74। ये आ गई मार्केट वैल्यू किसकी, एक 100 वाले डेट की मार्केट वैल्यू कितनी है, 104.74। यहाँ तक बात समझ आती, कुछ नया काम तो नहीं मैंने किया। अब हम ये जो 1 लाख का डेट है इसकी मार्केट वैल्यू निकालने जा रहे हैं। कैसे, कि जो 1 लाख है
हमने कहा कि हर 100 वाले की मार्केट वैल्यू कितनी है, हर 100 फेस वैल्यू वाले डेट की मार्केट वैल्यू कितनी है 104.74। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 104.74 डिवाइडेड बाय 100 से 10। ये क्या आ गई मार्केट वैल्यू किसकी, ये 1 लाख वाले डेट की। बात समझ आती कि जब ये मार्केट वैल्यू निकाला करेंगे तो हम क्या क्या करेंगे, एक 100 वाले डेट की, एक 100 फेस वैल्यू वाले डेट की मार्केट वैल्यू निकाला करेंगे और फिर देखा करेंगे हमारे पास डेट की अमाउंट कितनी है, उस पर वो फ्रैक्शन अप्लाई कर दिया करेंगे। क्या कहला, एक 100 वाले की मार्केट वैल्यू इतनी है तो इसकी कितनी होगी, उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो इसकी मार्केट वैल्यू इतनी है। इसमें पीछे हमने एग्जांपल्स में कहीं पे अगर कोई थाउजेंड वैल्यू को यूज़ करते यहाँ पे चीज़ें निकाली थी तो वो हमने गलत किया था। हमें ऑलवेज क्या करना है, 100 फेस वैल्यू वाले डेट की वैल्यू लेते हुए मार्केट वैल्यू निकालनी है और उसके बाद देखना है 1000 है आपके पास डेट, 10,000 है, 1 लाख है, 50 लाख है, उस पर क्या करेंगे वो फ्रैक्शन अप्लाई कर दिया करेंगे तो उस डेट की मार्केट वैल्यू निकल आई। हमने मार्केट वैल्यू निकालनी थी 1 लाख वाले 12% रिडीमेबल डेट की। पहले हमने क्या किया, एक 100 फेस वैल्यू वाले डेट की मार्केट वैल्यू निकाली और वो 100 फेस वैल्यू वाले डेट की मार्केट वैल्यू कितनी है 104.74। तो अब इसकी कितनी मार्केट वैल्यू है कि एक 100 वाले की इतनी वैल्यू है तो इसकी कितनी है, फ्रैक्शन से इसको मल्टीप्लाई कर दो कि 100 वाले की इतनी मार्केट वैल्यू है तो इसकी कितनी है, मल्टीप्लाई किया इतनी है। यहाँ तक बात समझ आती। अब हमें क्या करना है, मार्केट वैल्यू निकालनी है इररिडीमेबल डेट की। तो वहाँ पे भी क्या करेंगे, एक 100 फेस वैल्यू वाले इररिडीमेबल डेट की पहले मार्केट वैल्यू निकालेंगे। क्या ख्याल है, तो हेडिंग दी हमने क्या, इररिडीमेबल डेट। और इररिडीमेबल डेट की मार्केट वैल्यू निकालने के लिए हमें हमारे पास फार्मूला है जी, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय के डी। इररिडीमेबल का इंटरेस्ट कितना है सर, 14%। एक 100 वाले का इंटरेस्ट कितना 14 इंटू 1 माइनस 30% डिवाइडेड बाय के डी कितना है इररिडीमेबल का 6%। तो मुझे बताएंगे क्या मार्केट वैल्यू निकलती है, 160। दिस मीन एक 100 वाले इररिडीमेबल डेट की मार्केट वैल्यू कितनी है 160। तो सर ये 80,000 की कितनी होगी, क्या ख्याल है, तो क्या करेंगे, कितना 163। सो मार्केट वैल्यू 80,000 की कितनी होगी, 80,000 इंटू 163 डिवाइडेड बाई 100 कितनी 130400। जब भी मार्केट वैल्यू निकालनी किसी डेट की तो हम क्या क्या करेंगे, पहले एक 100 फेस वैल्यू वाले डेट की मार्केट वैल्यू निकाला करेंगे। रिडीमेबल है तब भी, इररिडीमेबल है तब भी, उसको फिर डेट के अमाउंट से फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे कि 100 वाले की मार्केट वैल्यू इतनी है तो 80,000 की कितनी है, उस फ्रैक्शन को 80,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 वाले की मार्केट वैल्यू इतनी है तो 1 लाख डेट की कितनी है, उसको 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात समझ आती, मीन हम पूरे कोर्स में डेट की फेस वैल्यू कितनी 100 एज्यूम करके चला करेंगे। ठीक हो गया, क्वेश्चन में बताई गई है या नहीं बताई गई। हाँ, अगर उसने स्पेसिफिकली कह दिया नहीं डेट की फेस वैल्यू 1000 है फिर 1000 ले लो, अदरवाइज हम 100 ही एज्यूम करके चला करेंगे। और एक 100 फेस वैल्यू वाले की हम पहले मार्केट वैल्यू निकाला करेंगे, उसको फिर डेट की अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे, तो हमारे पास इस डेट की मार्केट वैल्यू आ जाया करेगी। ये बात समझाती। क्वेश्चन नंबर 33 होना चाहिए शायद, 31 32 कर लिया था ना हमने। यस, क्वेश्चन 33। क्वेश्चन 33, कैलकुलेट वैक फॉर मैंगो लिमिटेड।
गुड लक एवरीबॉडी। वैक कैलकुलेट करना है। वैक कैलकुलेट करने के लिए आपको 4 कंपोनेंट चाहिए एट मार्केट वैल्यू। इक्विटी, के ई, डेट, के डी। मीना, अब हम वैक का क्वेश्चन करने के काबिल बन रहे हैं।
क्या चीज़? टैक्स रेट ना हो। टैक्स रेट ना हो तो फिर इफेक्ट नहीं लेना, अगर दिया गया तो इफेक्ट लेना, वरना नहीं, अपनी तरफ से नहीं टैक्स ले लेना। टैक्स नहीं है ना क्वेश्चन में। रिडीमेबल डेट है लेकिन टैक्स नहीं है। जब क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ तो आपने नहीं लेना। जब आप पे टैक्स इम्पोज नहीं है तो ज़बरदस्ती नहीं अपने पर इम्पोज करना। यहाँ पे तो लोग इम्पोज होने के बावजूद अवॉइड करते हैं। टैक्स देते हो ना आप भी? टैक्स देते हो आप लोग? टैक्स देते हो? एक पानी की बोतल ख़रीदते हो, पेप्सी की बोतल ख़रीदते हो तो उसमें टैक्स देते हो आप लोग भी। मुहज़्ज़ब शहरी हो आप पाकिस्तान के। पेट्रोल पे भी टैक्स देते हो। हाँ, जब कमाने लग जाओगे तो फिर आप टैक्स रिटर्न फाइल करके प्रॉपर शो किया करोगे कि मैं ये टैक्स दे रहा हूँ। टैक्स आप अभी भी देते हो। एक बच्चा पाकिस्तान में पैदा होता है, उसका टैक्स स्टार्ट हो जाता है। उसके हर दूध के डब्बे के ऊपर टैक्स पे कर रहा है वो। गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ भी तो देती है ना आपको। क्या ख्याल है? आपके पास रहने को कुछ ना हो, घर देती है गवर्नमेंट। आपकी जॉब नहीं है, आपको मंथली बेसिस पे पैसे देती है खर्चने के लिए 2000 रुपया। हाँ, ऐसे गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले रही, आपको कुछ दे भी रही है, अपने 2000 रुपया। जी सर, वैक इक्वल होता है इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट। डेट अगर दो तरह के हैं, सपोज रिडीमेबल इरिडीमेबल, तो क्या आ जाएगा? रिडीमेबल डेट इंटू कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट प्लस डेट इरिडीमेबल इंटू कॉस्ट ऑफ डेट इरिडीमेबल, और नीचे भी दोनों डेट्स आ जाएंगे। क्या ख्याल है? कोई उससे फ़र्क पड़ता है? नहीं। दिस मीन हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए सर? इक्विटी चाहिए, हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए, हमें डेट चाहिए, और हमें कॉस्ट ऑफ डेट चाहिए। और कोशिश करनी है इक्विटी और डेट स्पेशली मार्केट वैल्यू पे। ठीक हो गया? सो पहले इक्विटी को फाइंड कर लेते हैं। इक्विटी से हमारे पास डेटा है क्या? डिविडेंड आपने पे किया कितना? 16। 5 साल अगो पे किया था 11, तो 11 से 16 हो गया। के ई 24% है। क्या कहला है? तो क्या किया आपने? मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। सो डी आपने पे किया कितना? 16। 1 प्लस जी अभी हम फाइंड कर लेते हैं कितना बनता है। के ई कितना है? 24% माइनस जी हमें निकालना पड़ेगा। तो उसने कहा जी कि क्या हुआ? 11 से 1 प्लस ग्रोथ रेट से हो गया 16। कितनी ग्रोथ रेट? 5। जी इज इक्वल टू 7.78%। 5 ईयर्स अगो, 5 साल। हमने ये बात ऑलरेडी की हुई है क्वेश्चन के अंदर। अगो वाली, अगो बना के हमने देखा था कितनी नंबर ऑफ़ ग्रोथ हैं। 6 नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 ही है। हाँ, उस दिन कोई एब्सेंट था तो मेरा कसूर नहीं है। ठीक हो गया जी। 7.78%। 7.78%। सो व्हाट इज़ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी? 106.32। ये है एक शेयर की मार्केट वैल्यू। आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं सर? 200,000। सो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 200,000, तो आपके पास मार्केट वैल्यू कितनी आ गई? 21264,000। सो 21264,000 ये आपके पास आ गई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। एक कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट क्वेश्चन में उसने दिया हुआ, उसकी मेहरबानी 24%। क्या ख्याल है? अब हमें जाना है मार्केट वैल्यू ऑफ डेट के लिए। उसके लिए हमारे पास क्या है? मार्केट वैल्यू तो उसने दी हुई है सर। मार्केट वैल्यू तो दी हुई है कितनी? 102.5। तो क्या करेंगे हम? डेट
की वैल्यू कितनी है? 10,000 है, 10,000 है। और एक 100 वाले की 102 पॉइंट कितनी? 5, 102.5। एक 100 वाले की 102.5 है, तो 10,000 की कितनी हो गई? 10250। लेकिन केडी उसने कहा निकालना है आपको, केडी निकालना है, उसके लिए IRR यूज़ कर देंगे हम। क्या ख्याल है? सो वर्किंग, ये सारी हमारी वर्किंग हो रही है। ये वर्किंग 1 थी, सपोज़ आपने कह दी ये कहाँ से आया है? वर्किंग 1 से। अब ये हमारी वर्किंग 2 होने जा रही है। ठीक हो गया? ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2 कितने साल? 4 साल। इनिशियल आपकी कितनी है सर? इनिशियल 102.5। इंटरेस्ट आपका कितना है सर? कंपाउंड रेट दिया गया है, यस कितना? 10%। एक 100 वाले डेट की हम कितना आएगा? 10 10 10 10। टैक्स तो नहीं है, रिडम्पशन है कितने पे? 100 वाले की तो 100 पे ही होगी। क्या ख्याल है सर? एनपीवी निकालनी है तो पहली पीवी मास्टर ने कहा था कि आपने निकालनी है किस पे? 10% पे। सो पीवी एट द रेट ऑफ 10%, 102.5 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 4 10 हैं तो इनटू क्या कर देंगे जी? 1 माइनस 1.10 रेज टू पावर -4 डिवाइड बाई 0.10 और प्लस 100 डिवाइड बाई 1.10 रेज टू पावर 4। 4.33 नेगेटिव पॉजिटिव? पॉजिटिव। फोर 4.33 पॉजिटिव नेगेटिव? 4.33 पॉजिटिव नेगेटिव 10% पे 2.5 नेगेटिव आती है। मिस ये कह रही हैं, कोई और दो शातें भी दे दें। ये बात ठीक है? नेक्स्ट एनपीवी किस पे निकालनी? 15% पे, 5% पे? 5% पे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव हमें चाहिए तो उसके लिए डिस्काउंट फैक्टर कम करना पड़ेगा। सो 102.5 नेगेटिव प्लस 10 इंटू 1 माइनस 1.05 रेज टू पावर -4 डिवाइड बाई 0.05 प्लस 100 डिवाइड बाई 1.05 रेज टू पावर 4। हाउ मच? कितना? 15.23। कंफर्म? IRR में चले जाएं। छोटा वाला रेट सर कितना है? 5%। प्लस छोटे वाले की NPV 15.23, छोटे वाले की NPV 15.23 प्लस 2.5 इंटू 5%, व्हाट इज IRR? 9.29%। सो व्हाट इज योर KD? 9.29%। सब एग्री करते हैं इसी से? 9.29% KD है। तो 9% ये है या कुछ डिफरेंट कहना चाह रहा है मुझे? यही है। अब फार्मूला में आ गए। इक्विटी सर 21,264,000, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 24% प्लस डेट है जी 10250 इंटू कॉस्ट ऑफ डेट 9.29% डिवाइडेड बाई 21,264,000 प्लस 10250 into 100. So what is WACC? 23.99%. 23.99%। क्या कह रहा है?
अब हम वैक का एक बड़ा क्वेश्चन कवर करने के काबिल हो गए, क्या ख्याल है? क्वेश्चन 34 आप लोगों को होमवर्क के लिए दे दूँ मैं, बगैर डिस्कस किए, बगैर करवाए। क्यों मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, रेट कैसे कैलकुलेट करने हैं, वो सब कुछ हम सीख चुके हैं, क्या ख्याल है? तब क्वेश्चन 34 एज ए होमवर्क आप लोग खुद से करोगे। मीन अब ऑनवर्ड हमने क्या करना है, के कैलकुलेट करने का या मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने का, इक्विटी का एक और कोई मेथड है वो डिस्कस करना है बस, और बाकी हमने क्या करना है, बस वैक की कैलकुलेशन के क्वेश्चन करते जाना है। मीन 2 कॉन्सेप्ट अभी और हैं इसके अंदर जो आहिस्ता आहिस्ता हम बिल्टअप करते चले जाएंगे। भाग जाओ, कल मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, पढ़ें ज़रा। क्वेश्चन 29 देखें प्लीज़ सब। जी क्वेश्चन 29 देखें प्लीज। Zozo Limited had just paid a dividend of 1.2 per share. The last accounts show that its earning per share was rupees 2.5 and that the value of its assets was 6 million. There are 500,000 shares in issue currently quoted at rupees 8 per share. What is the cost of capital of Zozo Limited? Zozo Limited का कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोले तो क्या निकालना है आपको, के ई निकालना है। के इज इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस जी। मार्केट वैल्यू निकालने के लिए उसने आपको शेयर और प्राइस पर शेयर दे दी। 500,000 इंटू 8 से मार्केट वैल्यू आ जाएगी। जी निकालना है आपको। क्या हिस्ट्री दी गई डिविडेंड की? नहीं, तो क्या करोगे, बी इंटू आर करोगे। बी क्या है, रिटेन्ड प्रॉफिट ओवर प्रॉफिट, और आर क्या है, आर क्या है, ओपनिंग कैपिटल, नहीं, प्रॉफिट ओवर ओपनिंग कैपिटल। अब इसमें देखिएगा वो फार्मूला एज इट इज अप्लाई नहीं होगा। उसने कहा जी 1.2 पर शेयर आपने डिविडेंड पे किया है। द लास्ट अकाउंट शो दैट इट्स अर्निंग पर शेयर वाज 2.5। पर शेयर अर्निंग थी 2.5, तो आपने 1.2 अगर डिविडेंड पे कर दिया है तो रिटेन कितना हुआ, 1.3। ये क्या है, रिटेन प्रॉफिट। ठीक हो गया, ये क्या है, रिटेन प्रॉफिट। एंड दैट द वैल्यू ऑफ इट्स एसेट्स वाज रुपीज 6 मिलियन। ये क्या है, ओपनिंग कैपिटल मीन जो आप भी कंपनी में लाते हो इक्विटी के थ्रू, वो कहाँ पे लेके जाते हो, वो कहाँ पे लेके जाते हो, एसेट में। क्या कह रहा है, तो इसमें रिटेन प्रॉफिट कितना है, 1.3 डिवाइड बाय टोटल अर्निंग आपकी कितनी हुई, 2.5, और 2.5 ही आपकी अर्निंग है, तो डिवाइड बाय ओपनिंग कैपिटल कितना है आपका, 6 मिलियन। क्या कह रहा है, तो जी आ जाएगा। कैलकुलेट करके देंगे ज़रा मुझे, जी कितना है, जी कैलकुलेट करके दे दें प्लीज़ मुझे। G इज इक्वल टू बी इंटू आर। बी तो आ गया 1.3 डिवाइड बाई 2.5। आर के लिए हमारे पास ओपनिंग कैपिटल जो है वो कितना है, 6 मिलियन, और ऊपर अब हमें प्रॉफिट चाहिए। हमें उसने जो दिया है 2.5, ये क्या है, प्रॉफिट है, अर्निंग है, क्या है ये, अर्निंग पर शेयर है। FR1 में अर्निंग पर शेयर आपने पढ़ा हुआ है, EPS। EPS इक्वल होता है प्रॉफिट ओवर नंबर ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट ओवर नंबर ऑफ शेयर्स। EPS इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर नंबर ऑफ शेयर्स।
ईपीएस उस क्वेश्चन में हमें दी गई है कितनी, ईपीएस देखिएगा इस क्वेश्चन में हमें दी गई है कितनी 2.5। प्रॉफिट हमने फाइंड करना है, नंबर ऑफ शेयर्स हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं कितने 500,000। तो यहाँ से देखिएगा आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स मीन प्रॉफिट आ जाएगा, वो कितना है 1250,000 क्या कह रहा है, तो क्या करो आप 1250,000 ऊपर रखो, प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या आ गया ओपनिंग कैपिटल जो एसेट में लगा, क्या कह रहा है मिलियन में लेना है, तो ये क्या है 6 मिलियन था, और ये कितना बन जाएगा 1.25 मिलियन, तो इसको 1.25 रख लो। अब देखो जी आपका कितना आता है 10.8%, 10.8% जी आ रहा है सबका, चेक कर लें ज़रा 10.8%, 8 पूरा या कुछ समथिंग आगे 2-3 है, 10.83% जी है आपका। अब क्वेश्चन में गए आपको क्या चाहिए, के ई चाहिए, डी आपके पास है कितना, डी आपके पास है कितना 1.2 इंटू 1 प्लस जी कितना है 10.83% डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू आपके पास है कितनी पर शेयर, अभी हम ले लें अगर, क्योंकि डिविडेंड भी पर शेयर लिया है, तो मार्केट वैल्यू पर शेयर कितनी है 8 और प्लस जी कितना है 10.83%, तो आपके पास के ई आ गया डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू प्लस जी, डी है कितना 1.2, 1 प्लस 10.83% डिवाइडेड बाई 8 पर शेयर प्लस 10.83%, तो के ई कितना है। मीन ये थोड़ा अनोखी तर्ज का क्वेश्चन था, स्पेशली ये कैलकुलेट करने के लिए, ये कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा अनोखी तर्ज का क्वेश्चन था। ईपीएस इसमें यूज़ करना पड़ी, ईपीएस एग्जामिनर एज्यूम कर रहे हैं FR1 आप पढ़ के आए हो, FR1 में अब ईपीएस का टॉपिक है, जिन्होंने पिछली अटैम्प्ट में FR1 पढ़ी वो ईपीएस पढ़ के आ रहे हैं। चले नहीं भी है तो हमने पढ़ लिया, ईपीएस इक्वल होता है किस चीज़ के, प्रॉफिट ओवर नंबर ऑफ शेयर्स। प्रॉफिट भी कौन सा होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नंबर ऑफ शेयर्स भी नहीं, यहाँ पे आता है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको छोड़ दो, प्रॉफिट ओवर नंबर ऑफ शेयर्स, तो प्रॉफिट वहाँ से निकाला जा सकता है, क्या ख्याल है। सर मैंने ऐसे किया था कि 100 से समझ किया था, उसके बाद 100 क्या किया था, एज्यूम किया था ओपनिंग कैपिटल। तो क्वेश्चन 34 हमने कर लिया था, क्वेश्चन 34 हो गया था, आंसर दे देंगे मुझे 15.6 ऐसा कुछ आंसर है, क्या ख्याल है। वैक कैलकुलेट करना था, ऑरिजिनल लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग डिटेल, शेयर कैपिटल 10,000 शेयर कैपिटल की अमाउंट है 100,000, रिज़र्व दिए गए हैं 10% रिडीमेबल डेट दिया गया है 25,000, 12% इरिडीमेबल डेट दिया गया है 20,000, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16%, डिविडेंड ग्रोथ रेट जी 5% निकाल के दे दिया उसने, लास्ट डिविडेंड जस्ट पेड 9.50 पर शेयर है, पर शेयर, दिस मीन पर शेयर डिविडेंड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपके पास मार्केट वैल्यू पर शेयर आएगी, उसको शेयर से मल्टीप्लाई करने से कंपनी की इक्विटी आएगी, क्या ख्याल है। पोस्ट टैक्स केडी है, रिडीमेबल डेट का 8%, इरिडीमेबल डेट का 9%, टैक्स रेट 30%, दिस मीन वैक निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन 34 वैक इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दो तरह के डेट्स हैं, दिस मीन पहला डेट हमारे पास जो है वो रिडीमेबल होगा इनटू केडी ऑफ रिडीमेबल डेट, क्या ख्याल है, प्लस दूसरा डेट हमारे पास जो है वो क्या होगा इरिडीमेबल इनटू केडी ऑफ इरिडीमेबल,
डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट कौन सा रिडीमेबल प्लस डेट कौन सा इरडीमेबल इनटू 100। क्या कह रहा? दिस मीन हमें फिगर्स चाहिए मार्केट वैल्यू पे। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ के ई गिवन है और दोनों डेट के डीज गिवन है, ऐसा क्या ख्याल है? दिस मीन हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 6 चीज़ें चाहिए। एक हमें चाहिए इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। एक हमें चाहिए के ई। एक हमें चाहिए मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कौन सा रिडीमेबल। एक हमें चाहिए मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कौन सा इरडीमेबल। एक हमें चाहिए, चलें इसका पहले के डी निकाल लेते हैं, वो हमें चाहिए। फिर हमें डेट जो है वो इरडीमेबल चाहिए और फिर इसका के डी चाहिए। और ये 3 रेट क्वेश्चन में गिवन है। के ई गिवन है कितना? 16%। के डी रिडीमेबल डेट का गिवन है कितना? 8%। के डी इरडीमेबल का गिवन है कितना? 9%। और बाकी चीज़ें हमें चाहिए। इक्विटी की मार्केट वैल्यू निकालने के लिए डी इंटू 1 प्लस जी। डी हमारे पास है, जी हमारे पास है, डिवाइड बाई के ई माइनस जी। के ई भी है, जी भी है। मार्केट वैल्यू इक्विटी मुझे दे देंगे कितनी निकली? 90681 पर शेयर को शेयर से मल्टीप्लाई करके क्या कहला है? 9068261 जितनी भी है, क्या कहला है? उसके बाद हमें चाहिए मार्केट वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डेट। और मार्केट वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डेट हमें निकालना पड़ेगी कैसे? 3 साल हैं, 10% कंपाउंड रेट है, 30% टैक्स है, क्या कहला है? तो ईयर 1 2 3 10 इंटरेस्ट रेट है, 3 टैक्स है। रिडम्पशन वैल्यू नहीं देगी तो फेस वैल्यू 100 हम एज्यूम करके चल रहे हैं, तो 100 पे रिडम्पशन होगी। यहाँ से आ जाएगी 100 फेस वैल्यू वाले डेट की मार्केट वैल्यू कितनी? 97.42। दिस मीन हमारे पास जो डेट है वो है कितना? 25,000 और एक 100 वाले की मार्केट वैल्यू आई 97.42। हमारे पास आ गई डेट की मार्केट वैल्यू कितनी? 24355। नहीं, डेट को शेयर से कौन से मल्टीप्लाई करना है? इक्विटी शेयर से मल्टीप्लाई करके 90682 आई ना, क्या ख्याल है? तो डेट हमारे पास बुक वैल्यू इतनी है उसकी, तो मार्केट वैल्यू हमने एक 100 वाले डेट की निकाली और वो कितनी? 97.42। तो इसकी कितनी मार्केट वैल्यू फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या ख्याल है? के डी हमारे पास है। और उसके बाद हमारे पास इरडीमेबल डेट की मार्केट वैल्यू हमने निकालनी है। इरडीमेबल डेट की बुक वैल्यू दी गई है कितनी? 20,000 और इंटरेस्ट दिया गया है कितना? 12, क्या ख्याल है? तो अब कैसे निकालते हैं सर? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी मीन 30% डिवाइड बाई के डी हमारे पास दिया गया है कितना? 9%। तो कितनी वैल्यू आई? 93 पॉइंट। तो 93.3 एक 100 वाले डेट की वैल्यू है। तो हमें निकालनी है मार्केट वैल्यू कितने की? 20,000 की। तो वो कितनी आ गई? 18,666। क्या कहला है? ऐसी? अब ये सारी फिगर्स अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 15.66% वैक। निकाल के देखो क्या आता है। जी, यहाँ तक बातें समझ आ रही हूँ? चलें आगे। क्वेश्चन 35 सॉल्व करें। क्वेश्चन 35, हाँ, वैक कैलकुलेट करना है क्वेश्चन 35 में भी। लीची लिमिटेड हैज़ अ फॉलोइंग डिटेल। शेयर कैपिटल 50,000 शेयर्स रुपीज 10 ईच 500,000। रिजर्व 1 मिलियन। 17% लॉन्ग टर्म डेट टर्म 3 ईयर्स 400,000 उसकी बुक वैल्यू है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 24% है। डिविडेंड ग्रोथ रेट 6% है। लास्ट डिविडेंड पेड 16 पर शेयर है। पोस्ट टैक्स के डी 10% है
और टैक्स रेट 30% है, बल्कि क्वेश्चन 34 इससे ज़्यादा मुश्किल था। क्या ख्याल है? जल्दी से मुझे आंसर दे दें क्वेश्चन 35 का प्लीज़, जल्दी से आंसर दे दें मुझे। क्वेश्चन 35 का आंसर दे दें। कुछ भी है, डेट है, बॉन्ड है, डिबेंचर है, कुछ भी, अभी सिर्फ डेट है। बैंक लोन का वर्ड नहीं यूज़ किया, दिस मीन आप क्या समझोगे कि ये कोई ट्रेडेबल डेट है। ये 4 फिगर्स और उसके बाद वैक की फिगर मुझे चाहिए। कोशिश करें अगर अपना कैलकुलेटर यूज़ करके हम खुद से कैलकुलेट कर लें, पेपर में भी कैलकुलेट हो जाएगा। कि पेपर में 7 वाला तो 7 होगा नहीं, बिलीव मी नहीं होगा, हुआ भी तो किसी काम का नहीं होगा। वैक की बात कर रहे हैं 22.8%। 2 शहादतें और चाहिए मुझे।
22.8% की 2 शहादतें और चाहिए मुझे, 85% एक शहादत और चाहिए। किसी को डिफरेंट देना चाहिए आंसर, डिफरेंट भी दे सकता है। जी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 94.2 इंटू 50,000 शेयर्स इज इक्वल टू 4711,111। ऐसी बात है कि क्वेश्चन में गिवन है, उसने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी 24%। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट 100 वाले डेट की मार्केट वैल्यू कितनी निकाली मिस? 104.73। एक 100 वाले की इतनी मार्केट वैल्यू, तुम्हारे पास बुक वैल्यू कितनी है? कितनी? 4 लाख। तो हमारे पास मार्केट वैल्यू डेट आ गई 418,920 और केडी दिया गया क्वेश्चन में 10%। अप्लाई करना है, तुम्हारे पास 22.8% आंसर आना चाहिए। क्या ख्याल है? वैक इज इक्वल टू 4711,111 इंटू 24% प्लस 418,920 इंटू 10% डिवाइड बाई 4711,111 प्लस 418,920 इंटू 100। तो आंसर आ गया हमारे पास 22.8%। क्या ख्याल है? आगे चलो, पक्की बात है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ बातें और करते हैं। ये मिटा दो ना, मिटा दो। एग्जाम्पल, एक कंपनी है, जिसमें KE है कितना? 20%। व्हाट इज KE? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रिटर्न। किसका रिक्वायर्ड रिटर्न है? शेयर होल्डर का। ठीक हो गया। इस कंपनी की देखिएगा ज़रा, सेल जो है वो है सपोज 100, कॉस्ट ऑफ सेल है सपोज 20, GP जो है वो कंपनी का है 80। ठीक हो गया। कंपनी के कुछ एक्सपेंसेस हैं, कितने एक्सपेंसेस हैं? सपोज कंपनी का जब एक्सपेंस है 20 का, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो कंपनी का आ गया 60। कंपनी सपोज टैक्स पे करती है एट दी रेट ऑफ 25%, तो कंपनी के पास बचा जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना? 45। यहाँ तक बात समझ आती है? नेक्स्ट ईयर में कंपनी ने क्या किया जी? सेल वही 100, कॉस्ट ऑफ सेल 20, GP आया कंपनी का 80। बुक पेन छोड़ दें एक दफ़ा। एक्सपेंसेस हैं कंपनी के 20 के। कंपनी को पैसे की ज़रूरत थी, कंपनी ने बैंक से लोन ले लिया, जिसका कंपनी ने सपोज जो है वो इंटरेस्ट पे किया कितना? 15। ठीक हो गया। चलो 10 कर लो, तो प्रॉफिट आपके पास बचा कितना? 50। कंपनी ने क्या किया जी? उसका 25% जो है वो टैक्स पे किया, 12 सपोज टैक्स पे किया,
और कंपनी के पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो आ गया कितना, 38। ऐसे होता है, टैक्स कम हो जाता है डेट की वजह से। क्या ख्याल है? अब क्या हुआ, पहले साल के ई था 20%। कंपनी ने जब बैंक से लोन लिया तो शेयर होल्डर ने खापड़ डाल दी। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो? कंपनी का जी पैसे की ज़रूरत है तो लोन पे जा रहे हैं, हराम खिलाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी ज़रूरत पड़ गई, अब क्या करते? अच्छा फिर इस तरह करो, हम अब आपसे 20% नहीं, हम आपसे लेंगे 24%, थोड़ा हमें भी दिखलाओ ना। मीन कंपनी जब डेट पे जाती है तो शेयर होल्डर का रिक्वायर्ड रिटर्न इंक्रीज हो जाता है। क्यों? कि जब 10 कंपनी ने यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा तो इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई होगी। लाइबिलिटी इंक्रीज होने से गेयरिंग कंपनी की इंक्रीज हुई होगी। गेयरिंग क्या होती है? डेट ओवर इक्विटी। डेट बढ़ा तो उसे क्या हुआ, गेयरिंग इंक्रीज होगी। जब गेयरिंग इंक्रीज होती है तो कंपनी मोर रिस्की हो जाती है। मीन इसकी वजह से क्या हुआ, कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क जो है वो इंक्रीज हो गया। कौन सा रिस्क? फाइनेंशियल रिस्क। मीन कभी कंपनी ने इंटरेस्ट ना पे कर सकी या लोन डिफ़ॉल्ट हो गया तो कंपनी के एसेट बेस के बैंक पैसा ले जाएगा। मीन कंपनी इंसॉल्वेंसी की तरफ जा सकती है इसकी वजह से। तो ये क्या है, फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज हो गया। शेयर होल्डर को पहले डिविडेंड मिलना था 45 में से, अब डिविडेंड मिलना है कितने में से? 38 में से। तो उनका डिविडेंड की अमाउंट भी कम हो रही है। एक तो फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होने की सूरत में के ई इंक्रीज होता है, और दूसरा जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हो गया है तो इसलिए भी शेयर होल्डर क्या करेगा, अपना जो रिटर्न है वो पहले से ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर देगा कि भाई इतना नहीं, अब मैं इतना रिटर्न रिक्वायर करूँगा। एक चीज़ होती है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या है? फाइनेंस मुश्किल हो गया, मीन गेयरिंग हाई हो गई, इंटरेस्ट पे करना पड़ा, इस वजह से आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो गया। मीन कैश फ्लो इश्यूज़ की वजह से राइज हो सकते हैं। तो ये क्या है, फाइनेंशियल रिस्क। क्यों? अगर आपने इंटरेस्ट पे करना है तो उस वजह से छोटे छोटे रूटीन के जो आपके बाकी खर्चे हैं वो आपके थोड़े इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? ये मजबूरी है, ये पे करना ही करना है, उसके बाद फिर बाकी खर्चों को मैनेज करना है। पहले साल में क्या हो रहा था, इसके बिना बाकी खर्चे मैनेज हो रहे थे। अब ये एक मजबूरी है कि पहले ये पूरा करना है, बाद में बाकी खर्चे देखने हैं। तो ये क्या है, फाइनेंशियल रिस्क। एक चीज़ और होती है जिसे नाम देता है बिजनेस रिस्क का। बिजनेस रिस्क क्या है? आर रिस्क दैट business may not achieve its objective. A risk that business may not achieve its objective. मीन बिजनेस के ऊपर जो भी मसला है जिसकी वजह से बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करने में मसला फेस करना पड़ेगा, उसे क्या नाम दिएगा? बिजनेस रिस्क। इसकी वजह से भी बिजनेस रिस्क राइज होगा। क्या कहते हैं? इनफैक्ट फाइनेंशियल रिस्क टाइप है किसकी? बिजनेस रिस्क की। कंपनी ने देखा, सपोज कंपनी क्या है, ABC कंपनी, जो सपोज ये कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी चला रही है। तो कंपनी ने सोचा ये कॉलेज तो ठीक है चलता रहता है, लेकिन कभी कभार किसी टीचर को कहीं से अच्छी ऑप्शन मिल जाए तो टीचर कहीं और मूव हो जाता है, और अगर कभी टीचर कहीं और मूव हो गया तो उससे बिज़नेस को रिस्क फेस करना पड़ेगा। क्या करें? तो कंपनी ने सोचा मैं क्या करती हूँ, पैसा कुछ यहाँ से निकाल के किसी और इंडस्ट्री में, सपोज मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ में इन्वेस्ट कर देती हूँ। क्यों? वो मार्केट बड़ी ग्रोइंग है, हर बंदा मोबाइल यूज़ कर रहा है, मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज उसे चाहिए। तो कंपनी ने कुछ पैसा निकाल के मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ में इन्वेस्ट कर दिया कि हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करके क्या करेंगे, यहाँ पे बेचेंगे। तो ये बिज़नेस में रिस्क था, उसको कवर करने के लिए आपने क्या किया, एक नए बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब वो नए बिज़नेस में भी रिस्क है। क्या रिस्क है? कि अगर कोरोना के हालात आ गए, ट्रांसपोर्टेशन रुक गई, तो उस सूरत में इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। इंपोर्ट स्ट्रिक्ट हो गई तो उसकी वजह से भी बिज़नेस क्या हो जाएगा, नया भी मेरा अफेक्ट हो सकता है। तो ये जो रिस्क हैं इन्हें नाम देता है बिज़नेस रिस्क का। मीन कोई भी बिज़नेस का ऐसा मसला जिससे बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव मीट करना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, उसे क्या नाम देता है? बिज़नेस रिस्क। हाँ, फाइनेंशियल रिस्क क्या है? फाइनेंस की सूरत में कि शॉर्ट टर्म कैश फ्लो को मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा।
क्यों? इंटरेस्ट पे करना ही करना है, जिससे क्या होगा, बाकी खर्चे हमारे जो है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? पहले ये पूरा करना है, बाद में बाकी खर्चों को देखना है। बाकी खर्चों में क्या है, हमारे रूटीन के खर्चे हैं, एम्प्लॉयज़ की पेमेंट्स हैं, डेटर्स को क्रेडिट पीरियड अलाउ करना है, क्रेडिटर को ऑन टाइम पेमेंट करनी है। तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म कैश फ्लो। जब वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा तो उसे क्या नाम दीजिएगा, फाइनेंशियल रिस्क। और जब भी बिजनेस का फाइनेंशियल या बिजनेस रिस्क इंक्रीज होता है तो शेयर होल्डर का मुंह खुल जाता है, वो पहले से ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर देता है। मीन के ई क्या हो जाता है, बिजनेस का इंक्रीज हो जाता है। नहीं, वो उतनी है डेट। तो आप बैंक से लोन ले रहे हो, डेट आप बैंक से लोन ले रहे हो, बॉन्ड शॉन्ड को छोड़ दो, बैंक से लोन ले रहे हो, आपने उतना ही पे करना है, उसकी कोई मार्केट वैल्यू वही बुक वैल्यू होती है। बॉन्ड है तो फिर इंक्रीज़ हो सकती है, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि जब भी कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क या बिजनेस रिस्क इंक्रीज़ होता है तो उसकी वजह से के ई क्या हो जाता है, आपका इंक्रीज़ हो जाता है। मीन शेयर होल्डर पहले से ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर देता है। क्यों? बिज़नेस ज़्यादा रिस्की हो गया। जैसे जैसे बिज़नेस ज़्यादा रिस्की होगा उतना ही शेयर होल्डर की डिमांड जो है वो क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। ये बात समझ आती? चलिए इधर आइएगा, एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। कंपनी का डेट जो है वो है 0, कंपनी का इक्विटी जो है वो है 100,000 और कंपनी का के ई जो है वो है सपोज 13%। व्हाट इज़ वैक? वैक कैलकुलेट करके देंगे। डेट 0 है, इक्विटी 100,000 है, के ई 13% है, व्हाट इज़ वैक? और जाहिल हो, वैक 13% ही रहेगा। क्या हो गया है, क्या कहला है, 100 इंटू 13% डिवाइड बाई 100, तो 100 से कैंसिल हो गया, बाकी पीछे ही रह गया, 13% वैक वही रहेगा। हाँ, इधर का डेट है ही नहीं तो वैक क्या है, के ई ही है। हाँ, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। डेट है कंपनी का 50,000, के डी जो है वो है 10%, इक्विटी जो है वो है 100,000 और के ई जो है वो है 13%। व्हाट इज़ वैक? कितना परसेंट? 12%। दो शातें और दे दो, 12%। सो वैक कैलकुलेट करना में आ गया। और हमने क्या सीखा कि जब कंपनी का रिस्क इंक्रीज होता है तो शेयर होल्डर की डिमांड बढ़ जाती है। मीन के ई भी साथ ही क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। के ई भी साथ ही क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यहाँ तक बात समझ आती है? चलिए आप आइएगा ज़रा, कॉपी पेन सब कुछ छोड़ दें और दिमाग खोल लीजिएगा ज़रा। कंपनी का जो डेट है वो है 0, कंपनी की जो इक्विटी है वो है 100,000 और कंपनी का जो के ई है वो है 20%। ठीक हो गया? यहाँ तक बात समझ आती है? वैक क्या? 20%। ठीक हो गया? कंपनी को एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि एक प्रोजेक्ट कहता है कि अगर आज आप मेरे अंदर 2,000 रुपया इन्वेस्ट करो तो मैं आपको ईयर 1 में दूंगा 1150, ईयर 2 में दूंगा 1350 और ईयर 3 में दूंगा 500। क्या कंपनी को इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? 2,000 लगा के आपको मिल कितना रहा है? 2,500 मिल रहा है, कितना 3,000 मिल रहा है? 3,000 मिल रहा है तो कंपनी को इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, एनपीवी निकालना पड़ेगी सर, एनपीवी निकालना पड़ेगी। क्या कह रहा है? कंपनी के पास पैसे नहीं है, कंपनी के पास पैसे नहीं हैं। कंपनी ने सोचा कि मैं क्या करती हूँ, डेट लेके ये इन्वेस्टमेंट कर लेती हूँ। क्या कह रहा है?
अगर कंपनी डेट पे नहीं गई थी तो उस सूरत में वैक कितना आ रहा था आपका? कैसे सर? 100,000 इंटू 20% प्लस 0 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 100,000 प्लस 0 इंटू 100, तो आ रहा था जी 20% आपका वैक। आप शेयर होल्डर को कितना कमा के दे रहे थे? 100,000 का 20%, क्या ख्याल है? 100,000 का कितना? 20%। इसको अगर 100,000 की भी अगर हम 10,000 कर लें तो आप शेयर होल्डर को कितना कमा के दे रहे थे? वैक फिर भी 20% ही रहेगा। आप शेयर होल्डर को कितना कमा के दे रहे थे? 2,000 रुपया। क्या ख्याल है? इन्वेस्टर को कितना आप दे रहे थे? 2,000। अब कंपनी ने सोचा ये अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी है, मुझे चले जाना चाहिए डेट लेके इसमें। कंपनी ने क्या किया जी? डेट ले लिया कितने का? 2,000 का इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, और केडी जो है वो है 10%। अब क्या होगा? नया वैक कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कह रहा है? और कंपनी जैसे ही डेट पे जाने लगी, शेयर होल्डर का ठहर भाई, आराम खिलाने जा रहा है, थोड़ा मुझे भी खिला ना। उसने क्या कहा कि भाई मैं 20% नहीं अब आपसे चार्ज करूंगा, कितना? 24%। क्यों? डेट से कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होता है, फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होता है तो शेयर होल्डर की डिमांड बढ़ जाती है। अब अगर हम नया वैक निकालने की कोशिश करें तो वो क्या होगा जी? 10,000 क्या कहला है? इंटू 24% प्लस 2,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 10,000 प्लस 2,000 इंटू 100, तो अब वैक कितना निकला? 21.6%। ठीक हो गया। पहले आप इन्वेस्टर को दे रहे थे 2,000 रुपया, अब आप इन्वेस्टर को कितना दे रहे हो? 2,400। क्या कहला? और प्लस यहाँ से कितना दे रहे हो सर? 200। क्या कहला? दिस मीन पहले आप इन्वेस्टर को दे रहे थे 2,000 रुपया, अब कितना दे रहे हो? 2,600 दे रहे हो। क्या कहला? पहले आप दे रहे थे इन्वेस्टर को 2,000 रुपया बिफोर, नाउ आप कितना दे रहे हो? 2,600। कितना एक्स्ट्रा दे रहे हो सर? 600। आपको एक्स्ट्रा मिला कितना है? एक्स्ट्रा मिला कितना है? 2,000। क्या कहला है? इन्वेस्टर का रिटर्न आपको 600 एक्स्ट्रा देना है, अगेंस्ट एक्स्ट्रा आपने लिया क्या है? 2,000। क्या कहला है? इसको अगर आप डिवाइडेड बाय 2,000 करो तो आपके पास एक अमाउंट आएगी, क्या? 3%, 30%? 30%। क्या कहला है? ये जो 30% है ना, इसे नाम दिया जाता है मार्जिनल वैक का। कि जो आपकी नई इन्वेस्टमेंट है, न्यू इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायरमेंट है, उसके अगेंस्ट आप कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, तो इसका जो आपके पास डिफरेंस आता है, मीन एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की सूरत में जो एक्स्ट्रा आप पेमेंट कर रहे हो इन्वेस्टर्स को, तो इनके कम्बिनेशन से क्या निकला? मार्जिनल मीन एक्स्ट्रा वैक। वो कितने परसेंट है? 30%। अब हमने ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी? एनपीवी के थ्रू वेरीफाई करेंगे। पॉजिटिव आई तो करनी है, नेगेटिव आई तो नहीं करनी। किस रेट पे एनपीवी निकालेंगे? मार्केट रेट 10% केडी पे नहीं, अब इसकी हम डिस्काउंटिंग करेंगे, ये मार्जिनल वैक 30% पे। ये बात समझ आती? एक प्रोजेक्ट आप लेके चल रहे थे, बिजनेस लेके चल रहे थे, एक वैक आपके पास था, आपको पता था कि आप कितना इन्वेस्टर्स को रिटर्न दे रहे हो। अब अगर कोई नया प्रोजेक्ट आता है और नया प्रोजेक्ट आता है तो आपने उसकी फाइनेंसिंग थ्रू डेट करनी है। क्या ख्याल है? और जब भी डेट पे जाओगे तो फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज़ होने की सूरत में के ई इंक्रीज़ होगा।
दिस मीन शेयर होल्डर को अब आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, डेट होल्डर को भी अब आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जो पहले आप नहीं दे रहे थे। तो एक्स्ट्रा आप कितना दे रहे हो, कितनी अमाउंट के अगेंस्ट वहाँ से एक रेट निकलेगा, उस रेट को क्या नाम देता है, मार्जिनल वैक का। उस मार्जिनल वैक पे आप क्या करोगे, नए प्रोजेक्ट की डिस्काउंटिंग करोगे जिस पे आप वो पैसा डेट वाला लगाने जा रहे हो। और देखोगे पॉजिटिव एनपीवी है तो उस प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट करोगे, नेगेटिव है तो क्या करोगे, रिजेक्ट करेंगे। इसकी अगर हम पीवी एट द रेट ऑफ 30% निकाल लें तो ज़रा मुझे एनपीवी दे देंगे कितनी बनती है। ईयर 0 में 2000 की इनिशियल है तो एज इट इज़ आ जाएगा। क्या ख्याल है, ये 2000 नेगेटिव ऐसे ही आ जाएगा। इसको हम डिवाइड कर देंगे 1.30 रेज टू पावर 1, डिवाइड कर देंगे 1.30 रेज टू पावर 2, डिवाइड कर देंगे 1.30 रेज टू पावर 3। 88 नेगेटिव एनपीवी आ गई। तो क्या हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। सो मार्जिनल वैक क्या है सर, मार्जिनल वैक क्या है, ओल्ड वैक के थ्रू जो इन्वेस्टर का रिटर्न है, क्या कहला है, ओल्ड वैक के थ्रू जो इन्वेस्टर का रिटर्न है और न्यू वैक के थ्रू जो इन्वेस्टर का रिटर्न है, इसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्स्ट्रा फाइनेंस जो आपको मिला है। क्या कहला है, सो न्यू वैक रिटर्न, न्यू वैक रिटर्न कितना 2600 माइनस ओल्ड वैक रिटर्न कितना 2000, क्या कहला है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, एक्स्ट्रा फाइनेंस। एक्स्ट्रा फाइनेंस कितना आपको मिला है 2000 का। तो आपके पास क्या आ गया, मार्जिनल वैक आ गया। क्या फार्मूला हमने बनाया, न्यू वैक रिटर्न माइनस ओल्ड वैक रिटर्न डिवाइडेड बाय न्यू फाइनेंस या एक्स्ट्रा फाइनेंस। तो आपके पास क्या आ गया सर, मार्जिनल वैक। क्यों निकाला है हमने, कि जब हमारी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है और उसकी वजह से क्या हो रहे हैं, रेट भी चेंज हो रहे हैं, किसके, शेयर होल्डर के या डेट होल्डर के। तो उसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा जो वैक निकालना पड़ रहा है वो क्या है, मार्जिनल। किस लिए, ताकि हम नए प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग जो है उसकी डिस्काउंटिंग इस पर कर सकें। 30% इंडिकेट क्या करता है कि इस नए प्रोजेक्ट की वजह से, इस नए प्रोजेक्ट की वजह से हमारे जो वैक में चेंज आएगा, एक्स्ट्रा जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, 30% आएगा। अब ये दोनों वैक की अमाउंट को अगर हम कंपेयर करें 30% नहीं बनेगा कि 21.6 नया वैक आ रहा है, पुराना 20% था, तो 30% जो है वो वैक में डिफरेंस आ रहा है। नहीं, ये 30% मार्जिनल वैक बेसिकली है क्या, कि एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के लिए जो एक्स्ट्रा आपने रिटर्न देना है उसकी वजह से जो चेंज आ रहा है वो क्या है, एक फैक्टर, एक रेट। वो रेट को नाम दिया गया है मार्जिनल वैक का। कैसे कैलकुलेट होगा, नए वैक की वजह से जो आपको रिटर्न देना पड़ रहा है शेयर होल्डर को कितना, 2400 और 200 2600। पुराने वैक की वजह से कितना रिटर्न आप दे रहे थे 2000, तो डिफरेंस कितना आ गया नॉमिनेटर में 600, डिवाइड बाय न्यू फाइनेंस आपको कितना मिला, एक्स्ट्रा फाइनेंस कितना मिला है 2000। तो आपके पास ये जो एक रेशियो आई है इसे नाम क्या दिया गया है, मार्जिनल वैक का। क्यों निकालना है ये, कि अगर हमने किसी नए प्रोजेक्ट जहाँ पे एक्स्ट्रा फाइनेंस लगाना है उसकी डिस्काउंटिंग करने के लिए हमें जो रेट चाहिए वो रेट क्या होगा, मार्जिनल वैक होगा। हाँ, अगर नया प्रोजेक्ट नहीं है, कोई फाइनेंसिंग आपने कहीं पे लगानी नहीं है ना, आप उसके आउटहोल पता है ना, आपने एनपीवी कैलकुलेट करनी, फिर मार्जिनल वैक की कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या ख्याल है, अगर ये नया प्रोजेक्ट ना बताया होता कि कितने कितने रिटर्न मिलने हैं, ये ना पूछा था कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, फिर उसकी एनपीवी निकालनी नहीं, तो फिर मार्जिनल वैक भी निकालने का कोई मकसद नहीं है। हाँ, जब नए प्रोजेक्ट पे आपने एक्स्ट्रा फाइनेंस लगाना है तो डिसीजन लेना है कि इस प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट करो या ना करो, तो फिर डिसीजन कैसे लोगे, एनपीवी की बेस पर। तो एनपीवी किस रेट पे आप डिस्काउंटिंग करोगे, मार्जिनल वैक पे। ये क्वेश्चन 36 मिलेगा आपको।
Question 36. Banana Limited has the following capital structure. Share capital रुपीज़ 10 पर शेयर 150,000 शेयर कैपिटल है तो 15,000 शेयर्स होंगे, 15,000 शेयर्स होंगे। रिजर्व है 12%, लॉन्ग टर्म डेट है, टर्म्स 3 ईयर्स है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 24% है, डिविडेंड ग्रोथ रेट ऑब्जर्व्ड इन लास्ट 5 ईयर 6% है, लास्ट डिविडेंड पेड 9.20 पर शेयर है, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट KD 8% है, टैक्स रेट 30% है। इतना डाटा हो तो एक वैक कैलकुलेट किया जा सकता है। The company is considering to initiate a new project and wishes to finance it through long-term loans only. और लोन के थ्रू कंपनी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने जा रही है। Its cost of debt shall be 9% after tax. The project would be needing rupees 100,000 and would result in the following cash flows. और 100,000 का आपको जो है वो एक्स्ट्रा फाइनेंस लेना पड़ रहा है जिसका इंटरेस्ट रेट कितना है 9%। नया लोन क्या कह रहा है? और वर्ड क्या यूज़ किया गया है? वर्ड क्या यूज़ किया गया है? किससे फाइनेंसिंग कर रही है? लॉन्ग टर्म लोन से। लोन का वर्ड यूज़ किया गया है, डेट का वर्ड, बॉन्ड का वर्ड नहीं यूज़ किया गया। ठीक हो गया। और लोन की मार्केट वैल्यू हुई बुक वैल्यू होती है, क्यों? ये ट्रेड नहीं होता। Its cost of debt shall be 9% after tax. The project would be needing rupees 100,000 and would result in the following cash flows. तो पहले पुराना वैक निकल आया था, अब नया वैक भी हम निकाल लेंगे। इसमें 100,000 का एक और डेट आ गया और 9% उसकी कॉस्ट है। क्या ख्याल है? अब जिस प्रोजेक्ट पे लगाना है ईयर 1, 2, 3 में इतनी कैश फ्लो मिलेगी, ईयर 0 में आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है? 100,000। क्या ख्याल है? ड्यू टू इंक्रीज फाइनेंशियल रिस्क द शेयर होल्डर वुड रिक्वायर एंड एडिशनल रिटर्न ऑफ 2.5%। शेयर होल्डर का भी मुंह खुल गया साथ। पहले वो कितना मांग रहे थे? 24%। आप कितना मांग रहे हैं? 26.5%। जो नया वैक निकालना है उसमें इक्विटी को, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या आप अप्लाई करेंगे? 26.5%। क्या कहला? कैलकुलेट द करंट वैक फॉर बनाना लिमिटेड। ऊपर वाले डाटा को मीन टैक्स रेट जहाँ पे 30% लिखा है, इस डाटा को यूज़ करते हुए कैलकुलेट द मार्जिनल वैक फॉर एवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट, वो भी निकाला जा सकता है। कैलकुलेट द NPV ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट, मार्जिनल वैक पे डिस्काउंट करते हुए। एंड कैलकुलेट द न्यू वैक ऑफ बनाना लिमिटेड, वो तो इसे निकाल के ही आप जो है वो मार्जिनल वैक निकालोगे। क्या कहला? पहले रिक्वायरमेंट A सॉल्व करोगे, फिर B होगी, फिर C होगी, नहीं पहले A होगी, फिर D होगी, फिर B, फिर C। ये आपका होमवर्क है। ये एग्जाम्पल दे के सॉल्व हो जाएगा। क्या ख्याल है? भाग जाओ, कल मिलते हैं।